नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने हमेशा इतिहास रचा है। राज्य आंदोलन में उनका नेतृत्व हो या परिवार और समाज को संभालने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और समर्पण साबित किया है। आज यही मातृशक्ति शिक्षा, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों के जरिए राज्य की प्रगति की नई पहचान बना रही है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयास एवं अब परिणाम देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने राज्य की स्थापना से लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने तक हमेशा अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रम और कौशल से भरपूर हैं और उनके बनाए उत्पादों की मांग अब देश और विदेश दोनों में लगातार बढ़ रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम से ये कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रगति और विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होगा और मातृशक्ति ही आने वाले समय में सबसे बड़ी क्रांति की वाहक बनेगी। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने राज्य की स्थापना से लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने तक हमेशा अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रम और कौशल से भरपूर हैं और उनके बनाए उत्पादों की मांग अब देश और विदेश दोनों में लगातार बढ़ रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम से ये कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रगति और विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होगा और मातृशक्ति ही आने वाले समय में सबसे बड़ी क्रांति की वाहक बनेगी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से 5,700 करोड़ से अधिक का नुकसान आकलन किया गया है। राज्य सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजकर आर्थिक पैकेज की मांग की है। आपदा से सड़कें क्षतिग्रस्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान 1,164 करोड़ का लोक निर्माण विभाग को हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि प्रदान करे। प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक सड़कों को लगभग 1,163.84 करोड़ रुपए, सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को 266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.117 करोड़, स्वास्थ्य विभाग की परिसंपत्तियों को लगभग 4.57 करोड़, विद्यालय शिक्षा विभाग की परिसंपत्तियों को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की परिसंपत्तियों को 9.4 करोड़। इन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 1,944.15 करोड़ रुपए की मांग की गई है। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है। उसको अभी हम लोग, चूँकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से 5,700 करोड़ से अधिक का नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजकर आर्थिक पैकेज की मांग की है। आपदा से सड़कें क्षतिग्रस्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान 1,164 करोड़ का लोक निर्माण विभाग को हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और
भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि प्रदान करे। प्राकृतिक आपदा से लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक सड़कों को लगभग 1,163.84 करोड़ रुपए, सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को 266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़, स्वास्थ्य विभाग की परिसंपत्तियों को लगभग 4.57 करोड़, विद्यालयी शिक्षा विभाग की परिसंपत्तियों को 68.28 करोड़ आदि की मांग की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कहा कि प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई पूरी कर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित कृषकों को तुरंत राहत मिलना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से औद्यानिक फसलों को 12,272.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के धराली ग्राम सभा में औद्यानिक फसलों की क्षति का क्षेत्रफल 6.10 हेक्टेयर दर्ज किया गया। इसी प्रकार कृषि फसलों को प्रदेश में 339.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। तराई क्षेत्र में जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के खटीमा में खेतों में जल भराव के कारण आंकलन नहीं हो पाया है। पौड़ी के पावो विकास खंड के सैंजी गांव में 6 अगस्त को आई आपदा ने ग्रामीणों को गहरी त्रासदी में डाल दिया। गांव के 16 परिवारों के पक्के मकान मलबे में तबाह हो गए, जिससे कई परिवार आज भी बेघर हैं और स्वास्थ्य केंद्र के कमरों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन और सरकार ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि दी है। साथ ही मवेशियों की क्षति पर मुआवजा, पेयजल की अस्थायी व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं की ओर से राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। ग्राम प्रधान रेखा देवी ने भी कहा कि सरकार और संस्थाओं ने तत्काल मदद दी है, लेकिन स्थायी समाधान की जरूरत है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग है कि राहत राशि बढ़ाई जाए या सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें नए मकान उपलब्ध कराए जाएं। फिलहाल असली चुनौती इन परिवारों को स्थायी आशियाना उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने जीवन को दोबारा पटरी पर ला सकें। ये आपदा सैंजी गांव के लिए केवल नुकसान नहीं बल्कि पुनर्वास की बड़ी चुनौती बन गई है। राहत तो क्या है, राहत शिविर में रह रहे हैं। अभी तक सरकार ने 5 लाख रुपए की घोषणा की, जो हमको मिल चुकी है। लेकिन उस 5 लाख में क्या होना, हमारा 5 लाख का तुम्हारा सामान ही रह गया, मकान नहीं है, मतलब बेघर हो रखे हैं। तो अब देखो, आपदा की चपेट में 10-12 घर हैं जो बिल्कुल डैमेज हो, जिनका ज्यादा डैमेज हुआ है। 12 परिवार लगा लो, 12 परिवार जो है बिल्कुल डैमेज है। बाकी पूर्ण क्षतिग्रस्त है, बाकी आंशिक रूप से थोड़ा बहुत है, अभी नहीं है। तो क्या सर, 5 लाख रुपए इन्होंने दे दिए हैं, बाकी आगे क्या बोलना है, बाकी सरकार आगे क्या करती है वो तो सरकारी जाने। प्रशासन में थोड़ा मदद तो आई, परंतु जितना बोला उतनी मदद नहीं पहुंची। जितना बोल रहे थे उतनी मदद नहीं आई। देखिए सर, अभी तो हाल में जितना सरकार से हो पाएगा वो कर रहे हैं, और अभी जितना है उनके पास सरकार के जो मानक होते हैं उसके हिसाब से उतना उन्होंने कर दिया है, और अभी धीरे धीरे आगे भी देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे। हाँ जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की ओर से और भी मदद की जाए। आईआईटी रुड़की के सभागार में शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस दीक्षांत समारोह में जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह में आईआईटी रुड़की के 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की गई हैं। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के सभागार में आज 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं, जिन्होंने आईआईटी रुड़की की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही देश के विकास में आईआईटी रुड़की का विशेष योगदान भी बताया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दीक्षांत समारोह बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आईआईटी रुड़की का स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बता दें, आईआईटी रुड़की के सभागार में शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस दीक्षांत समारोह में जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इस दीक्षांत समारोह में आईआईटी रुड़की के 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की गई हैं। आईआईटी रुड़की के सभागार में आज 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने आईआईटी रुड़की की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही देश के विकास में आईआईटी रुड़की का विशेष योगदान भी बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दीक्षांत समारोह बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आईआईटी रुड़की का स्टाफ भी मौजूद रहा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें दर्जे की अर्थव्यवस्था से चौथे दर्जे पर पहुंचा और हमारी कल्पना है कि हम बहुत जल्द तीसरे और दूसरे और पहले दर्जे, लेकिन वो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था से, वो इन्हीं साधनों, इन्हीं रिसोर्सेज से होगी जिनको अभी तक पर्याप्त तौर पर तलाशा नहीं गया, और उसमें हिमालयन रिसोर्सेज। हमने यहाँ पर अरोमा मिशन शुरू किया हुआ है, पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में ये एक रोजगार का जरिया भी बना है, स्टार्टअप का जरिया भी बना है। देहरादून के घंटाघर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज एक घंटाघर का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता को लेकर संतोष जताया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से घंटाघर का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। घंटाघर का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के अनुरूप किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। हालांकि इस पूरे कार्य में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घंटाघर को आम जनता के लिए खोला नहीं जाएगा। इस विकास कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ लोग इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ इसे जनता की पहुंच से बाहर रखने को लेकर चिंता व्यक्त कर सकते हैं। आपको बता दें, देहरादून के घंटाघर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने घंटाघर का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता को लेकर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से कल घंटाघर का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। घंटाघर का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के अनुरूप किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। हालांकि इसे पूरे कार्य में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घंटाघर को आम जनता के लिए खोला नहीं जाएगा। इस विकास कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ लोग इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ इसे जनता की पहुंच से बाहर रखने को लेकर चिंता व्यक्त कर सकते हैं। विधिवत उद्घाटन इसका ऑनरेबल सीएम साहब कर रहे हैं। ये हमारा आइकन है देहरादून का, और इसमें मॉडर्निटी और हमारा जो पारंपरिक शैली है उसको ब्लेंड किया गया है। और इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और एक इमोशनल कॉर्ड है घंटाघर के साथ, वो और उभर के हमारी सोसाइटी में, आम जनमानस में। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। इस मौके पर राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह कांग्रेस की रंग में नजर आया। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर ने शपथ ली, जबकि उपाध्यक्ष पद की शपथ अभिषेक सिंह ने ग्रहण की। सभी सदस्यों को शपथ जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चकराता विधायक प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष सुखविंदर कौर ने कहा कि उनके कार्यकाल में आने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक मजबूत नींव रख दी है। आरक्षण में मनमानी करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया।
चुनाव आयोग जो है बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बन करके रह गया और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश के अंदर प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने का कुछ प्रयास जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया वो आपके सामने है, लेकिन देहरादून में ये कुछ नहीं कर पाए और हम जीते और जीतने के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ है और मैं सभी चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या नवनिर्वाचित हमारे जिला पंचायत सदस्य उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मस्त होकर भाजपा ने, सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, धन बल का इस्तेमाल करते हुए, बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रमुख के उम्मीदवारों को, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों को पराजित करने का काम किया है। ये सब सामने है। बागेश्वर के काफलीगैर क्षेत्र के 1 दर्जन गांव को जोड़ने वाली सड़क का अस्तित्व में नहीं आने से खरेही बची के क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत ने मीडिया के माध्यम से बागेश्वर के पूर्व स्वर्गीय विधायक चंदन राम दास के वादों को दोबारा याद करते हुए वर्तमान बागेश्वर विधायक पार्वती दास से पूर्व विधायक के वादों को पूरा करने हेतु अनुरोध किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत का कहना है कि काफलीगैर की जल जंगल जमीन सहित शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर जल्द से जल्द लाया जाए। मैं खुद एक सैनिक होने के नाते मेरे माँ बहनों के सामने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की महेंद्र सिंह की रोड जो बन रही है, इस रोड को बनने से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आने वाली पीढ़ी याद रखेगी उस इतिहास को। इस रोड बनने से करीब 8,000 ग्रामवासियों को फायदा हो रहा है और 24 क्षेत्र पंचायत उसमें आते हैं। मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं वो मंत्री जी के संकल्प पूरे हो। दूसरा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम का रोड है, स्कूल है, वह स्कूल हाई स्कूल तक बना हुआ है। उन बच्चों को दूर दरार इलाकों में जाना पड़ता है, उसको इंटर कॉलेज बनाया जाए। दिनेशपुर में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जानकारी देते हुए सीएससी सेंटर में जाकर स्थानीय लोगों को नागरिकता के लिए फॉर्म भरने की बात की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, जिसमें बंगाली समाज एवं सिख समाज के लोग, कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए। उस दौरान हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म को लेकर कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रह गए, धर्म को लेकर हिंदू एवं सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ। जो लोग, खासकर बंगाली समाज के लोग, पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बनकर आए, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर उन लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे किया गया और उस धर्म के आधार पे ये आज़ादी थी कि जो पाकिस्तान जाना चाहता वो पाकिस्तान चला जाए, जो हिंदुस्तान आना चाहता है हिंदुस्तान चला जाए। ऐसे ही हमारे कुछ बंगाली लोग पाकिस्तान में रह गए, कुछ सिख लोग भी वहाँ रह गए, लेकिन समय बढ़ता गया। हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाई भी रुक गए, सिख भाई भी रुके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग हिंदुस्तान में रहने लगे। देखिए, पहले तो मैं अपने भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो भारत में सरकार है, जिसमें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समस्त बंगाली समाज की ओर से कि उन्होंने जो ये सीए का बिल जो पास हुआ है उसमें एक नया अमेंडमेंट भी जोड़ा है। जो पहले ये था कि 2014 से पूर्व जो लोग यहाँ आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अफगानिस्तान से, कहीं से भी लोग आए हों, भारत के लोग होंगे, यहाँ नागरिक। आज एक हमें 4-5 दिन पूर्व जो हमारी भारत सरकार ने एक नया अमेंडमेंट जोड़ा है जिसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 से पूर्व जो भी लोग इन देशों से प्रताड़ित होकर जो भी हिंदू लोग यहाँ आए हैं वो सभी लोग भारत के नागरिक होंगे।
उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के अब तक कुल 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने आरोपी प्रदीप कुमार व श्रुति डावर को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पति पत्नी हैं। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि मई 2025 गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार से ब्रांडेड दवा कंपनियों के नकली रैपर, आउटर बॉक्स, क्यूआर कोड भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है। राज्य में मिलावटी नमक की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून के जिलाधिकारी ने 19 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई सरकारी राशन और सस्ते गल्ले की दुकानों पर की गई, जहां मिलावटी नमक बेचे जाने की आशंका थी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने नमक के सैंपल एकत्रित किए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। यह कदम तब उठाया गया जब नागरिकों ने मिलावटी नमक के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी, जिससे लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए की गई है जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में नमक मिलावटी पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये तो हमारा रूटीन प्रक्रिया रहती है। कहीं से इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि नमक में कुछ एलिगेशंस हैं मिलावट की, तो उसमें सैंपलिंग करवाई गई है और लैब को भेज दिया गया है। लैब रिजल्ट्स आने पे आपसे शेयर किया। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। दरअसल चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर धर्मावाला चौक से कुलहाल की तरफ जाने वाले रास्ते के पास ऑल्टो कार में सवार 2 लोगों को पुलिस ने रोककर तलाशी ली। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रहने वाले चतर सिंह और मंजीत राणा की तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में 1 किलो 605 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामद अवैध चरस की कीमत 3,20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए नशा तस्करों ने बताया कि वो दोनों हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।